Good morning, students. Today we are going to discuss a very important topic, that is projectile motion. Projectile motion is one of the most important topic in kinematics. What is projectile motion? You know, when a body is thrown up such that the body returns to your hand without moving your hand, then such a motion of body is called vertical motion in one direction or one line. So such a motion is one dimensional motion in a straight line. But when the same body is thrown such a way that the body will not return to your hand, then this body covers a parabolic path, a path like this, covers a parabolic path, and no other force except gravity is working on the body. Then such a motion is called projectile motion. So in brief, what is projectile motion? Projectile motion is the motion of a body on a parabolic path only under gravity is called projectile motion. No other force on the body is acting other than gravity. Body moves only under gravity. Important to note, projectile motion is a 2D motion, two-directional motion, or you can call it motion in a plane. So projectile motion is a two-dimensional motion by nature. Sometimes it is asked, what is the nature of projectile motion? Simple answer is two-directional motion or two-dimensional motion. The body that performs projectile motion is called projectile. जो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है वो प्रोजेक्टाइल कही जाती है. Some noted examples of projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे आसपास कहाँ दिखता है? जेवलिन थ्रो, जो भाला फेंकते हैं, that is we call javelin throw. Discus throw or shot put, these are the example of projectile motion. क्रिकेट बॉल थ्रो, जब एक फील्डर दूसरे फील्डर को बॉल का थ्रो करता है हवा में, तो दिस इज अगेन अ प्रोजेक्टाइल मोशन. फुटबॉल इन एयर, जब फुटबॉल को किक किया जाता है और वो हवा में चलता है, तो दिस इज अगेन अ प्रोजेक्टाइल मोशन. ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब और फूड पैकेट फ्रॉम द एरोप्लेन, कोई उड़ते एरोप्लेन से फूड पैकेट, बॉम्ब या कोई अदर रेस्क्यू मटेरियल अगर ड्रॉप किया जाए तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है. स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी करना, पत्थर फेंक के मारना किसी को. और फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम ए गन, कैनन फायरिंग फ्रॉम एन आर्टिलरी. आर्टिलरी मतलब तोप. आर्टिलरी से अगर हम कैनन फायरिंग करते हैं या गन से बुलेट फायरिंग करते हैं या स्टोन पेल्टिंग करते हैं, ये भी हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है. थ्रोइंग ऑफ स्टोन फ्रॉम ए मूविंग बस और ट्रेन, आप बस की खिड़की से, ट्रेन की खिड़की से जब कुछ चीज बाहर फेंकते हो, स्टोन या कोई दूसरी चीज बाहर फेंकते हो, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल होता है. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड अजम्पशंस रिगार्डिंग प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ अजम्पशंस, कुछ चीजें माननी पड़ती हैं, वो हम देखते हैं क्या है. सबसे पहले, दिस मोशन टेक्स प्लेस ओनली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ये मोशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अंडर में काम करती है. वो एक ही फोर्स इस पर काम करता है, वो है ग्रेविटी. नो अदर फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, यानी ओनली वर्टिकल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी. ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में काम करती है, तो ये सिर्फ अंडर ग्रेविटी मूव करेगी, कोई और दूसरा फोर्स नहीं लगेगा. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, नो हॉरिजॉन्टल अदर फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी. कोई दूसरा या हॉरिजॉन्टल फोर्स बॉडी पर नहीं लगेगा. अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा तो मैं कह सकता हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हम जनरली एक्स से लेते हैं, एफ एक्स, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो. और अगर फोर्स जीरो तो हमें पता है एफ इक्वल टू एम ए, तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो, तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन भी जीरो होगा. और अगर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है तो ना एक्स डायरेक्शन में स्पीड घटेगी ना बढ़ेगी. सो वी कैन से फाइनल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन इज सेम एज द इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन. यानी एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो कांस्टेंट रहती है, यानी वो नहीं बदलती. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन. ये हाइलाइटर है, ये आपको बिल्कुल ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको हर टाइम याद होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का चेंज नहीं होता, ये थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है. मैंने कहा कि ओनली वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस, क्योंकि बॉडी पर सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा था, वो था वर्टिकल फोर्स. सो इसका मतलब है कि इसकी प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ.
जिस पाथ पर बॉडी चलती है उसको उसकी ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ट्रेजेक्ट्री के हर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी काम करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन काम करता है, जी, जो हर पॉइंट पर कांस्टेंट होता है। तो जी की जो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन बदलती रहती है। ओनली वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस एंड इट इज गिवन बाय, जो वर्टिकल वेलोसिटी वो गिवन होती है बाई v इक्वल टू u प्लस 80 से। बट हमें पता है वर्टिकल डायरेक्शन में मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं तो vy इक्वल टू uy प्लस माइनस gt। एक्सेलरेशन की जगह मैं प्लस माइनस g रखता हूं, इनिशियल वेलोसिटी u की जगह मैं uy इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन रखता हूं, और v की जगह मैं vy यानी फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन रखता हूं। प्लस जी कब लेंगे? जब मोशन डाउनवर्ड होगी तो हम प्लस जी लेंगे इस इक्वेशन में, और जब मोशन अपवर्ड होगी तो हम माइनस जी लेंगे। तो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन के लिए लिखा जाता है vy इक्वल टू ui प्लस gt, वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए लिखा जाता है vy इक्वल टू ui माइनस gt। यानी वर्टिकल मोशन में स्पीड घटती है, जब स्पीड घटेगी तो एट द पीक पॉइंट वेलोसिटी बिकम्स जीरो। अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो स्पीड घटती है और वर्टिकल पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। यानी जब बॉडी अपने पीक पॉइंट पर जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी, तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स जीरो। याद रखें, इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल स्पीड जीरो नहीं है, हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम रहेगी जो इनिशियल थी। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट इट्स पीक पॉइंट, तो योर आंसर शुड नॉट बी जीरो। आंसर इज velocity at the peak point will be equal to the horizontal velocity, because on the peak point only vertical velocity becomes zero, horizontal velocity is constant all over, हर पॉइंट पर horizontal velocity होगी। और याद रखें प्रोजेक्टाइल मोशन तभी बनेगी जब उसमें horizontal और vertical दोनों वेलोसिटी हो, क्योंकि अगर horizontal velocity हुई और vertical velocity जीरो हुई तो वो स्ट्रेट लाइन horizontal चलेगी, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल जीरो है तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन चलेगी अप डायरेक्शन में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन तभी बनेगा जब उसमें दोनों वेलोसिटी होंगी vx भी और vy भी। बट एट द पीक पॉइंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एट द पीक पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी विल बी जीरो, नॉट द टोटल वेलोसिटी। टोटल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। ये हाइलाइटर पॉइंट आपके लिए। एक और, अब यहां पर ये थे हमारे फैक्ट्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं अजम्पशंस की। हमने माना क्या है? हमने माना देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एंड द कर्वेचर ऑफ अर्थ ऑन द प्रोजेक्टाइल मोशन। अर्थ के रोटेशन का, अर्थ की कर्वेचर का कहीं कोई असर नहीं पड़ता ऑन द प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हमने मान लिया। ऑल्दो ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा अफेक्ट करता है। एयर फ्रिक्शन डज नॉट अफेक्ट द प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन एयर फ्रिक्शन अगर कहीं बहुत ज्यादा होगा तो ये इस मोशन को अफेक्ट करेगा। मैंने कहा था कि सिर्फ एक ही फोर्स काम करे, वो है ग्रेविटी। बट जब ये हवा में चलेगी तो एयर फ्रिक्शन भी काम करता है। तो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करते हैं तो इस फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेते। तो दीज वर सम इंपॉर्टेंट assumptions and facts about projectile motion. Now, types of projectile motion. Types of projectile motion. Projectile motion can be of two types. First is horizontal projectile motion. Second is angular projectile motion. Horizontal projectile motion ऐसी मोशन है जिसमें एक बॉडी को horizontal to the ground थ्रो किया जाता है from a height as shown in figure. So this is the diagrammatic representation of horizontal projectile motion. Now angular projectile motion, when body is thrown at some angle in the upward direction as shown in the figure. Projectile motion can be of two types. One is horizontal angular projectile motion and second is vertical angular projectile motion. The only difference, the motion is same, path is same. If angle is considered with the horizontal, then it is called horizontal angular projectile motion. If angle is considered with vertical direction or y direction, then it is called vertical angular projectile motion. So both the motion are similar. The difference lies in the calculation of angle. Now let us discuss horizontal projectile motion. Let us suppose that from the ground point O, any point A is at a height h. From point A body is thrown with horizontal velocity u.
body is thrown, horizontal velocity u such that body moves in the horizontal direction initially, but as it comes only under gravity, so body covers a parabolic path and body from A to reach B. A is called launching point and B is called landing point. We have considered a body is projected with velocity u from point A at height h above the ground horizontally as shown. So this is the diagram. This is x direction, this is y direction. Point A is at height h from the ground and initial velocity is u. So since initial velocity is in horizontal direction, so we can say initially ux equal to u and uy equal to 0. Vertical velocity initial vertical velocity is 0 because initially body is totally moving in the horizontal direction and total horizontal velocity is u. Now let us suppose, हमने एक और चीज assume किया, let us assume body reach point P whose coordinates are x, y. X coordinate is x and y coordinate is y. After time t, प्रोजेक्शन के t टाइम बाद बॉडी किसी पॉइंट P पर पहुंच गई जहां इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट से x, y. सो यहां से हमें फाइंड करना पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन तभी प्रोजेक्टाइल कही जाएगी जब पाथ पैराबोलिक आए. सो सबसे पहले यहां पर जो है फाइंड करना पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल और ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल. पाथ फाइंड करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन. अगर मैं x और y की वैल्यू निकाल पाऊं तो मैं इसका पाथ बता सकता हूं. कैसे? तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये हमने पढ़ा है. और हॉरिजॉन्टल के लिए लिखेंगे तो sx ux ax. टाइम स्केलर है इसलिए स्केलर के साथ डायरेक्शन नहीं लिखी जाती, but displacement, velocity and acceleration all the three are vector. तो इसमें मैं डायरेक्शन x और y लगा सकता हूं. तो अभी मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए लिखा है, बट मुझे पता है sx t टाइम बाद sx हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बॉडी का कितना था x. बॉडी का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट था x. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बॉडी का कितना बताया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी बताई मैंने u. और टाइम कितना है हमारे पास t हमने लिया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux t था प्लस हाफ इंटू ax. हमें पता है ax तो 0 होता है इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि एजम्पशन में हमने बताया था कि ax 0 होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होता है. तो यहां से मैं कह सकता हूं x इक्वल टू u अपॉन टी. और यहां से टाइम की वैल्यू मिल गई मुझे x अपॉन u. इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको माना. फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं. s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर s y, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में uy और ay. हमें पता है sy कितना है हमारे पास, ये है y. वर्टिकल कोऑर्डिनेट मैंने बताया था y है इसका. uy 0 होगा क्योंकि मैंने बताया था इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पर 0, तो uy t 0 हो जाएगा प्लस हाफ एज इट इज. बट हमें पता है एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज g, और ये प्लस का है माइनस का, क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है यानी डाउनवर्ड मोशन है. दैट्स व्हाई इट इज प्लस g. तो मैं यहां पर लिखूंगा g और साथ में t स्क्वायर. और t की वैल्यू मैंने अभी भी पढ़ी है, t कितना है x अपॉन u. तो x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर t स्क्वायर की जगह. तो y इज व्हाट 1 अपॉन 2 g अपॉन u स्क्वायर इंटू x स्क्वायर. ये जो इक्वेशन है एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, यानी मैं यहां से कह सकता हूं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. ये एक पैराबोला का इक्वेशन है. इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला. सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. ये हमने यहां से पहला स्टेप प्रूव किया. पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. अब इसके बाद हमें निकालना है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, इसका रेंज कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है. दूसरी चीज जो मुझे फाइंड करनी है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट. कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं
time taken from launching to landing point, time taken by projectile from launching to landing point, or you can say time taken by projectile to fall the total height h, जब ये A से नीचे ग्राउंड पे आ जाएगा, when t equal to capital T, then sy becomes equal to h. हमें पता है जब ये t कैपिटल T के इक्वल हो जाएगा, जब बॉडी यहां से नीचे आ जाएगी, टोटल टाइम लगेगा, तो ये बॉडी गिर के टोटल हाइट h गिर जाएगी, तो sy जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा क्या, h. फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन एक बार फिर मैं लिख लेता हूं, sy इक्वल टू uit प्लस हाफ जी टी रादर AYT स्क्वायर, और पुटिंग वैल्यू h, sy becomes h, ui is 0 प्लस 1/2, और ay था g, और ये बन जाएगा मेरे पास कैपिटल T का स्क्वायर, और आई कैन से कैपिटल T यानी टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2h अपॉन g का अंडर रूट. तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ the time taken by body from launching to landing. So this is time of flight. Now we come to the range of the projectile. कैपिटल R से डिनोट करते हैं. मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स रेंज. और अगर मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, Sx इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर. बट हमें पता है when t इक्वल टू कैपिटल T, then Sx becomes equal to कैपिटल R. जब टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा, बॉडी यहां से चल के यहां जाएगी, तो ये जो Sx है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, दैट बिकम्स कैपिटल R, और R कैन बी रिटन एज u इनटू कैपिटल T प्लस 0, क्योंकि हमें पता है ax इक्वल टू हमारा 0 था, यानी वी कैन से R इक्वल्स टू u एज इट इज, और t क्या था हमारे पास, t अभी भी निकाला था अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g. यही है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ रेंज. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. लेट अस डिस्कस द वेलोसिटी एट ए पॉइंट. वेलोसिटी एट ए पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. एक बार फिर इसी फिगर को मैं दोबारा से बना के देखता हूं. मैंने मान लिया XY प्लेन में एक बॉडी किसी पॉइंट A से जो ग्राउंड से हाइट h ऊपर है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट की जाती है. आई सपोज u इज द इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो रिजॉल्विंग u इनटू कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ux इक्वल टू होगा u, क्योंकि टोटल वेलोसिटी इनिशियली हॉरिजॉन्टल है, एंड द वर्टिकल कंपोनेंट uy becomes 0, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी यहां पर है नहीं, इनिशियली सारी की सारी वेलोसिटी वर्टिकल नहीं है, 0 है. अब मैंने मान लिया लेट v be the velocity of body after time t at any point p whose coordinates are xy. किसी पॉइंट p पर बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है किसी टाइम t पर वो है v. तो v के अगर मैं कंपोनेंट मान लेता हूं vx हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और vy वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ v आर vx एंड vy. देन vx और vy का कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम? हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन कहता है vx इक्वल टू ux प्लस axt, बट हमें पता है ax तो 0 होता है, दैट्स व्हाई वी कैन से vx इक्वल टू ux, और ux तो मेरे पास u था, तो इसका मतलब vx इक्वल टू u. ये मैंने इक्वेशन 1 मान लिया. अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ vy कैन बी रिटन एज uy प्लस ayt, बट मुझे पता है ay इक्वल टू है प्लस g, क्योंकि ये वर्टिकल मोशन है और डाउनवर्ड में जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव g दिया जाएगा, तो हम यहां से लिख सकते हैं vy इक्वल्स टू uy 0 था, क्योंकि मैंने बताया था इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन इज 0, प्लस g और साथ में t, यानी आई कैन से vy इक्वल्स टू gt. ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आया. और हमें पता है
अगर कोई वेलोसिटी के मुझे दोनों कंपोनेंट पता हो तो मैं उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड कर सकता हूं. सो मैग्नीट्यूड ऑफ v हम पढ़ के रहे हैं, v नो v इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. पुटिंग द वैल्यूज अंडर रूट ऑफ वी एक्स मेरे पास था u के बराबर यानी u स्क्वायर प्लस वी वाई था मेरे पास जी टी के स्क्वायर यानी जी स्क्वायर टी स्क्वायर. तो दिस इज व्हाट v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर. यहां पर अगर आप देखें तो सिर्फ आपको टाइम भरना है, बाकी दोनों चीजें कांस्टेंट है. कैपिटल जी भी स्मॉल जी भी कांस्टेंट है और यू भी कांस्टेंट है. तो टाइम आप बदलते जाएं, आपको वैल्यू मिलती जाएगी. इसी के साथ मैं बात करता हूं डायरेक्शन ऑफ v. वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? हमने मान लिया वेलोसिटी v जो है डायरेक्शन x के साथ अल्फा एंगल बनाती है. लेट v मेक्स एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. देन tan अल्फा क्या होगा? हमें पता है वी वाई अपॉन वी एक्स. हमें पता है कि tan अल्फा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डिवीजन होता है. जिस एंगल के साथ जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बना वो डिवीजन में आता है, जिसके साथ एंगल नहीं बना होता वो न्यूमरेटर बन जाता है. यानी आई कैन से tan अल्फा इज इक्वल टू जी टी अपॉन यू. यही है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन. Let us see some numerical problems regarding horizontal projectile motion. The question 1 says a bomb is dropped by an aeroplane when it is flying just above the target at a height of 2 km. If aeroplane is flying horizontally with speed of 360 km per hour, horizontal velocity only. Find the distance by which bomb will miss the target and with what velocity the bomb will strike the ground, hit the ground. This is the first question. Second question says, from the top of a 100-meter high building, a body is projected horizontally at speed of 20 meter per second. Find the time of flight, range of the body, and the velocity with which body reach the ground. In both the question, take g equal to 10 meter per second square to make your calculations easy. So let us solve question number 1. Question number 2, I am solving question number 1 for you, and question number 2 you will solve yourself. Answer of question 1. First of all, let us find what is given to us. We are given that height, vertical height h is 2 kilometer. Let us convert this height into meter. So this becomes 2000 meter. Yeah, h. What is given? Initial velocity is given to us u equal to 360 किलोमीटर पर आवर और u इज इक्वल टू, अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में करूं तो 360 मल्टीप्लाइड बाई 5/18. I have told you, and 18 से 360 will be cancelled by 20 times. So it will be what? 100 meter per second. It is going to be the final initial velocity. We are given g equal to 10 meter per second square. ये हमें ऑलरेडी गिवन है. नाउ सबसे पहले मैं इसमें निकालता हूं टाइम टेकन बाय बॉम्ब टू रीच द ग्राउंड. उसके बाद मैं रेंज निकालूंगा. टाइम टेकन to reach the ground. Capital T equal to, I know under root of 2h upon g, and we know under root of 2 into 2000 divided by 10. 10 से एक जीरो कटेगा,
what comes t equals to under root of 400 and that is what 20 second. तो bomb will hit the ground just after the dropping in 20 seconds. ये 20 सेकंड में बॉम्ब हिट कर जाएगा. रेंज ये कहता है कि कितना ये मिस करेगा. अगर एरोप्लेन ये है और ये है टारगेट, तो जब बॉम्ब ऐसे फेंका जाएगा तो इट विल गो दिस. तो मुझे इसका रेंज फाइंड करना है, कितना आगे निकलेगा. ये इसका हाइट दिया हुआ है और ये इसका यू दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो मुझे दिया हुआ है. तो बॉम्ब अगर जस्ट अबव द टारगेट हम डालते हैं तो बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये टारगेट को मिस कर जाता है, उससे आगे निकल जाता है. तो रेंज यानी बाय व्हाट डिस्टेंस द बॉम्ब विल मिस द टारगेट. रेंज फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने बताया था u इंटू टी, और टी मैंने फाइंड कर लिया. तो r इक्वल टू वॉट मेरे पास था 100 मल्टीप्लाइड बाई 20, यानी बॉम्ब विल मिस द टारगेट बाई 2000 मीटर और बाई 2 किलोमीटर. तो 2 किलोमीटर से ये बॉम्ब इस टारगेट को मिस कर जाएगा, यानी टारगेट से 2 किलोमीटर आगे जाके बॉम्ब गिरेगा. ये कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी विद विच बॉम्ब विल हिट द ग्राउंड. बॉम्ब किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा. हमने बताया था वेलोसिटी हमें पता है वेलोसिटी v इक्वल टू द यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर. इस बार मेरे पास जी स्क्वायर टी स्क्वायर है, जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और पुटिंग द वैल्यूज. मैं यहां पर अगर वैल्यू पुट करता हूं तो अंडर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू टाइम 20 का स्क्वायर, यानी v कम्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 यहां पर भी बन रहा है, 100 यहां पर भी बन रहा है. 100 स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, तो 100 स्क्वायर बाहर निकला 100, और अंदर बचेगा यहां पर 1 प्लस ये 2 यानी 4, यानी मैं कह सकता हूं 100 रूट 5 इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से आएगा. 100 root 5. This is the velocity with which the bomb will hit the target. So this is the answer of question number 1. Now you will solve question number 2 yourself using the same concept. I hope you got this concept very well. This is all about today's class. Thank you and thank you for watching. Have a good day.